हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। पॉलिटी हमने स्टार्ट किया है एंड आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रियम्बल। एंड फ्रेंड्स, फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस एक क्वेश्चंस देख सकते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एरिया से। ओके, तो काफ़ी डिटेल में हर एस्पेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्तावना, है ना। तो प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रियम्बल बेसिकली इट इज इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इट कंटेन्स द समरी, द असेंस, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लैंग्वेज काफ़ी टेक्निकल है। तो अगर किसी को पढ़ना हो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो नहीं पढ़ पाए कि उसके एम्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। और टाइमिंग का भी इश्यू होता है कि भाई टाइम नहीं है हमारे पास, इतनी पूरी बुक कौन पढ़ेगा। तो क्या करो, प्रियम्बल पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। बिकॉज प्रियम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज बेसिकली इंट्रोडक्शन, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट contains summary, essence, philosophy, aims and objective of the constitution। तो ये बेसिक डेफिनेशन है प्रियम्बल की। अब देखो, हमने जो ये प्रियम्बल लिया है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब आप मुझे ये बताओ इन कमेंट सेक्शन कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को नेहरू जी ने कब मूव किया था एंड कब इसको अडॉप्ट किया गया। ये दोनों डेट्स आपको मुझे बतानी होगी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ताकि मुझे आइडिया लगे कि किस तरह से आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो इन लेक्चर्स को। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फीचर है प्रियम्बल का, सबसे पहले यूएसए ने इसको यूज किया था। ठीक है, एंड उसके बाद से बाकी कंट्रीज भी इनको यूज कर रही हैं। तो ये जो फीचर है ये बोरो किया गया फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। देखो, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्या ये कंपलसरी है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक प्रियम्बल हो? इज इट नेसेसरी? क्या ऐसा जरूरी है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, आंसर इसका है नो। इट इज कस्टमरी, नॉट कंपलसरी। ठीक है, फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव प्रियम्बल। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि प्रियम्बल क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशन का ही हो सकता है क्या? अगेन द आंसर इज नो। भाई, ये क्या है? बेसिकली इंट्रोडक्शन है, समरी है, किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी लॉ की हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यह है, एक तो वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे यह बताओ, क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होना कंपलसरी है क्या? तो इसका जवाब तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट व्हाट अबाउट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, सोचिए, दिमाग पे जोर डालो। देखो, मैंने आपको समझाया था कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में
एक सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल बुक आपको नहीं मिलेगी। ये एक इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जब बुक ही नहीं है तो उसकी समरी कहां से होगी? तो भाई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में प्रियम्बल नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। और इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर हम किसी मूवी की बात करें तो मूवी या उसकी स्टोरी ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इसका ट्रेलर आता है, दैट ट्रेलर इज प्रियम्बल। ठीक है, दैट ट्रेलर इज प्रियम्बल। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो जब मूवी ही नहीं है तो ट्रेलर कहां से आएगा, है ना? चलो, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड जो दूसरी डायमेंशंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिस इज आवर प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, बट हमारा फोकस प्रीलिम्स के ऊपर है, तो एक एक कीवर्ड आपको याद होना चाहिए। तो भाई प्रियम्बल क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, just a minute, a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizen, क्या सिक्योर करना है? जस्टिस। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस पे क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि कौन कौन सी लिबर्टी है इन प्रियम्बल। ऑलराइट, देन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी, fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, 26th November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? 26 नवंबर 1949। और ये कहां पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है इन आवर प्रियम्बल। अब देखो यहां पे जो कीवर्ड्स हैं इनकी जो पोजिशनिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। जस्टिस को सबसे पहले प्लेस किया गया है, उसके बाद लिबर्टी, उसके बाद इक्वलिटी, उसके बाद फ्रेटर्निटी। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये जो प्रियम्बल है इसको अमेंड किया जा चुका है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। कब अमेंड किया था इसको? 1976 में, एंड इट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और 3 कीवर्ड्स इंसर्ट किए गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड है ना इनको इंसर्ट किया गया था। देखिए 1976 में इंसर्ट किया है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले हम सोशलिस्ट नहीं थे या सेक्युलर नहीं थे, हम तब भी थे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे पास थे 25, 26, 27, 28। एंड डीपीएससी में हमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल पहले भी दिखते थे। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम सेक्युलर या सोशलिस्ट नहीं थे, बट केवल इतनी सी बात है कि पहले जो स्पष्ट तौर पे नहीं बताया गया था उसको अब साफ साफ बता दिया गया है। ओके, दिस इज द ओनली डिफरेंस।
ओके, तो दिस इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब ये जो प्रियम्बल है ये हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल, तो भाई एक बार फिर से देखते हैं क्या चीज समझ में आती है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये चीज क्या हाईलाइट करती है? दिस इज द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। और क्या है वो सोर्स? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसके बाद सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है? दिस इज नेचर, नेचर, दिस इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, सोर्स हो गया, नेचर हो गया। इसके अलावा देखिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ये चीज हमें अचीव करनी है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। एंड सबसे लास्ट में दिस डेट 26 नवंबर 1949, दिस इज इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, बेसिक्स तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो, ऐसा है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए और इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो प्रियम्बल है ये लेजिस्लेचर के लिए किसी भी तरह का सोर्स ऑफ पावर नहीं है और ना ही उनकी पावर्स पे प्रोहिबिशन है। ये पहला पॉइंट है, न तो इससे आपको पावर मिलेगी और न ही आपकी पावर पे ये रेस्ट्रिक्शन होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो वर्ड यूज किया है सोशलिस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस वर्ड ने लेजिस्लेचर को एम्पावर किया है, पावर दे दी कि आप कोई भी सोशलिस्ट पॉलिसी बना सकते हो। नहीं, डीपीएसपी के थ्रू आप बना सकते हो, वो अलग बात है, बट यहां से आपको पावर नहीं मिलेगी। सिमिलरली इसका दूसरा मतलब यह होगा कि जो भी आप पॉलिसी बनाओ वो पॉलिसी सोशलिस्ट ही होनी चाहिए, तो इस तरह का रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोहिबिशन। एंड आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा नॉन जस्टिशिएबल है, इसके जो प्रोविजंस हैं आप जो है इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। मींस अगर अगर सेक्युलर कैरेक्टर जो मेंशन किया हुआ है, अगर कोई पॉलिसी ऐसी आती है जो सेक्युलर कैरेक्टर के अगेंस्ट है, तो आप प्रियम्बल को लेके नहीं जाओगे। ठीक है, कैसे जाओगे वो हम देखेंगे आगे, बट प्रियम्बल को लेके आप नहीं जाओगे बिकॉज इसके जो प्रोविजंस हैं ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। और यहीं से मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा दिमाग लगाना। क्वेश्चन ये है कि कैन प्रियम्बल override any provision of constitution? क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किसी प्रोविजन को ओवरराइड कर सकता है क्या? अब ये दो पॉइंट पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है बिकॉज प्रियम्बल इज सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं भाई? प्रियम्बल केवल समरी है, उसकी डिटेलिंग कहां पे मिलेगी? उसकी डिटेलिंग आपको मिलेगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस तरह से प्रियम्बल ओवरराइड करेगा? और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्रियम्बल इज सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, बट यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है
इसलिए इतना बताना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारा कोर्स है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, एकदम होलिस्टिक वे में पूरा सिलेबस हम लोग कवर करवा रहे हैं। ओके, सो दिस इज प्रियम्बल एंड उसकी रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब देखो हम क्या करेंगे, बहुत सारी डिबेट्स हैं प्रियम्बल के साथ, वन बाय वन सारी डिबेट्स को समझेंगे एंड क्या कंक्लूजन निकलता है वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहली जो डिबेट है वो ये है कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ये बहुत बड़ी डिबेट थी। तो जब भी डिबेट होगी तो मैटर कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो पहला जो केस था वो था बेरूबारी यूनियन केस 1960। ये एक आर्टिकल 143 वाला केस था, मीन्स प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई प्रियम्बल जो है पार्ट वार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। भाई कोई पावर आपको मिल नहीं रही है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो भाई क्या मतलब है भाई पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों सोचा कि ये पार्ट नहीं है। तो भाई इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रेफर किया, यूएसए को, क्योंकि वहां पे प्रियम्बल पार्ट नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जब वहां पे नहीं है तो यहां पर भी नहीं होगा, तो उन्होंने कह दिया कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसको क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया, हमने बात भी की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया उसके बाद प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था एंड उसके लिए एक मोशन लाया गया और ये कहा गया कि प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर वो मोशन पास हुआ तो जो हमारी असेंबली के मेंबर्स थे वो खुद कह रहे थे कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का रियलाइज हुआ एंड फिर इन केशवानंद भारती केस उन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉरी प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले मिस्टेक की थी, कोई बात नहीं, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट क्या ये इंटीग्रल पार्ट होगा। देखो छोटे छोटे पैच हैं, समझना पड़ेगा। तो उसके लिए अगला केस आता है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल पार्ट ही नहीं है बल्कि इंटीग्रल पार्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि प्रियम्बल, इसको नोट डाउन करो, प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो प्रियम्बल अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो अमेंडमेंट किस तरह से होता। आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो प्रियम्बल खुद से बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है बट इट कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर। भाई सेक्युलर वर्ड यूज किया हुआ है, सोवरेन वर्ड यूज किया हुआ है, ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह भी कहा कि इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो भाई अगर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इनडायरेक्टली आप इसको इन्फोर्सिएबल बना सकते हो। और यही क्वेश्चन आया था इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई थिंक 2020 या 21 में आया था, देख लेना। तो दिस इज 95 LIC ऑफ इंडिया केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इंटीग्रल पार्ट है एंड नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल, मींस इनडायरेक्टली आप इन्फोर्सिएबल बनवा सकते हो। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेक्युलर वाला, तो भाई अगर सेक्युलर कैरेक्टर वायलेट होता है तो प्रियम्बल को लेके आप नहीं जा सकते हो कि भाई प्रियम्बल में मेंशन किया हुआ है सेक्युलर, तो भाई इसकी वजह से जो है आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दो। बट आप फंडामेंटल राइट को लेके जा सकते हो बिकॉज वहां पे वो मेंशन किया हुआ है।
तो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली जो इसके फीचर्स हैं आप उनको इन्फोर्स करवा सकते हो। दिस इज LIC ऑफ इंडिया 1995 केस। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़े, चलो। तो ये जो डिबेट थी कि पार्ट है या नहीं है, ये तो सेटल हो गया। अब अगली डिबेट आती है कि क्या अमेंडमेंट कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बातें कर सकते हैं। तो भाई इसमें केशवानंद भारती केस है 1973, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, खुद से तो नहीं है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो जो बेसिक एलिमेंट हैं आप उन्हें अमेंड नहीं कर सकते हो, बट डेफिनेटली जो प्रियम्बल है वो तो अमेंड हो ही सकता है, ऑलरेडी हुआ है 1976 में। ओके, तो ये चीज है केशवानंद भारती केस 1973। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अमेंडमेंट किस तरह से होता है, तो डोंट वरी, हम लोग टेकअप करेंगे हर चीज को बड़े आराम से। तो ये जो सेकंड डिबेट थी ये भी सेटल हो गई। अब हम आते हैं थर्ड डिबेट पे, वो ये है कि क्या प्रियम्बल को आप यूज कर सकते हो इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या डिफरेंट केसेस हैं वो देख लेते हैं। देखो, जो पहला केस था वो ये था AK गोपालन केस 1950। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि प्रियम्बल शुड नॉट बी द गाइडिंग स्टार, आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट प्रियम्बल शुड बी द गाइडिंग स्टार इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगेन गलती रियलाइज होती है। इन बेरूबारी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल इज ए की टू ओपन द माइंड्स ऑफ फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ कंफ्यूजन, इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स एक प्रोविजन कुछ कहता है एंड दूसरा प्रोविजन कुछ और कह रहा है, सो इन दैट केस यू कैन यूज preamble in the interpretation because it is a key to open the minds of framers of the constitution। यही स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन सा फीचर है जो फ्रेमर्स के माइंड को ओपन करता है, उसकी की है, इट इज द प्रियम्बल, है ना। फिर अगला जो केस आता है वो है केशवानंद भारती केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल जो है वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस की चीज है and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble। तो भाई डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो इंटरप्रिटेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दीज आर द थ्री केसेस। तो भाई यही सारी डिबेट्स थी और ये सेटल्ड है, और इनमें जो डिफरेंट जजमेंट्स हैं वो सब मैंने आपको बता दिए, और उनका कंक्लूजन क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, और इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, बहुत सारे कीवर्ड्स यूज किए गए हैं इन द प्रियम्बल, तो उनका मीनिंग और उनसे जुड़े काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको अब करते हैं। तो भाई जो पहला कीवर्ड है वो क्या था, वो था सोवेरन। भाई इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने इसको डिस्कस भी किया था जब हम स्टेट की बात कर रहे थे। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर। ठीक है, तो आपके ऊपर किसी भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी आपको इन्फ्लुएंस या कंट्रोल नहीं कर सकता है। इंडिया अपने डिसीजन खुद लेने के लिए सक्षम है। ठीक है, कोई भी आपको इन्फ्लुएंस या कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी, मीन्स एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर। ओके, अब देखो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और यहीं से क्वेश्चन आता है कि हु आर द अल्टीमेट सोवेरन। देखो, इन केस ऑफ इंडिया सोवेरेनिटी वेस्ट इन द पीपल देमसेल्व्स। ठीक है, तो अल्टीमेट सोवेरन कौन है, यहाँ के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी फंक्शनरीज हैं, यूनियन के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, दे ड्रॉ देयर पावर ओनली फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथोराइज किसने किया है, हमने किया है, हमने पावर दी है।
ओके, कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप हमारे बिहाफ पे काम कर सकते हो, हमने ऑथोराइज किया है। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास है। अब देखो, अगर कोई स्टेट सोवरेन होता है तो उसका एक की फीचर होता है कि वो एक फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है या अपनी टेरिटरी को किसी फॉरेन स्टेट को दे भी सकता है, सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो ये फीचर होता है सोवरेन स्टेट का। ओके, सो दिस इज अबाउट सोवेनिटी। तो प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई आपसे पूछेगा नहीं। मेंस में इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ये डाइल्यूट हो रही है, तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, बट यहाँ पे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो फीचर आता है वो है सोशलिस्ट। अब भाई देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म? क्या ऑब्जेक्टिव होता है? द ऑब्जेक्टिव इज इक्वलिटी। तो सोसाइटी में इक्वलिटी क्रिएट करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म। और इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको सरकार अपने हाथ में ले ले और फिर उसके बाद उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये तरीका होता है इस गोल को अचीव करने का। बट इसमें इशू क्या है कि टैलेंट का क्या होगा? टैलेंट, भाई गधे घोड़े सब बराबर हो गए, टैलेंट का क्या होगा? तो भाई इसीलिए इसीलिए इंडिया में जो हमारा सोशलिज्म है वो अलग सोशलिज्म है। हमने ये कहा कि ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही रहेगा कि इक्वलिटी हमें हासिल करनी है, बट जो पाथ है वो पाथ हमारा अलग रहेगा। भाई जो स्टेट सोशलिज्म या जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, उसमें क्या होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका नेशनलाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश कर दिया जाएगा। बट हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव सेम है, इक्वलिटी, बट जो पाथ है वो पाथ अलग रहेगा। और इसलिए जो हमारे यहाँ पे सोशलिज्म है उसको कहा गया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्या कहा गया है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये क्या होता है? देखिए, ये बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमी की। ये बात करता है कि पब्लिक सेक्टर भी रहेगा एंड प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा एंड गवर्नमेंट की रेगुलेशन रहेगी। ठीक है, और इससे हम ये जो ऑब्जेक्टिव है इक्वलिटी वाला, ये हम अचीव करेंगे। ओके, ये हम अचीव करेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत ही फेमस एक केस है, समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 97 का केस है। और इसमें बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका एम क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये आ सकता है प्रीलिम्स में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये चीज आपके सामने होगी, एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट इज प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी। मीन्स इक्वलिटी आपको देनी है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव सेम ही है। तो दिस इज सोशलिज्म, दिस इज सोशलिस्ट फीचर्स। ओके, समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ पे जो डीपीएसपी है उसमें काफ़ी सारे हमें सोशलिस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जब डीपीएसपी पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो फीचर है वो क्या है? सेक्युलर। तो ये तो हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा है, अब थोड़ा एडवांस वर्जन देखेंगे इसका। तो देखो, ऑथेंटिक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस केस है, सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस गुजरात, 74 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। तो क्या डेफिनेशन है? सेक्युलरिज्म इज नीदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड। मीन्स आप किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होंगे, किसी रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे। इट रिस्पेक्ट द फेथफुल, मीन्स जो भगवान में भरोसा करता है। द एग्नोस्टिक, जो डाउटफुल वाला केस है, पता नहीं गॉड है या नहीं, हमें नहीं पता। एंड द अथीस्ट इक्वली। अथीस्ट कौन होते हैं? नास्तिक, भाई गॉड तो है ही नहीं, हम भरोसा करते ही नहीं है।
तो मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट होगी, जितने भी रिलीजन है सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दिस इज इंडियन सेक्युलरिज्म। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इट रिमूव्स गॉड फ्रॉम गवर्नमेंटल अफेयर्स एंड इंश्योर्स दैट नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। आपके पास फ्रीडम होगी, जिस भी रिलीजन को आप चाहो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा स्टेट इज प्रोहिबिटेड टू पैट्रोनाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। मीन्स आपका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। दिस इज सेक्युलरिज्म। और देखो ये वर्ड बाद में ऐड किया है, बट इससे पहले भी सेक्युलर फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। ओके, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये पहले भी थे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो कीवर्ड आता है ये इंपॉर्टेंट है और ये है डेमोक्रेटिक। तो यहां पे डेमोक्रेसी को समझना जरूरी है। देखो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। बट दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ना ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि डेमोक्रेसी एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी कुछ और फीचर्स इसमें ऐड करेंगे। देखो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तो हम सबको पता है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम लोग चुनते हैं कि कौन सरकार बनाएगा, है ना। अब देखो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, गवर्नमेंट तो है ही सही, बट डिसीजन कौन लेता है, आर्मी लेती है। तो आप कहोगे कि वहां पे डेमोक्रेसी है, बिकॉज डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन वही लेगा जिसको लोगों ने चुना है। बिकॉज सारी पावर तो हमारे पास है, हमने अपनी पावर तुम्हें दी है, हमने अपनी पावर तुम्हें दी है कि तुम रूल करो, तुम गवर्न करो। बट हो क्या रहा है, तुम तो कर नहीं रहे, कोई दूसरा बंदा पावर को यूज कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी चलने देंगे। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अगला आता है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब जो करंटली पावर में है हारने का भी डर होना चाहिए, हार भी सकते हैं। जैसे चाइना में क्या होता है, एक ही पार्टी है वही हमेशा जीतेगी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होंगे, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, हम कह सकते हैं। इसके अलावा एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। मतलब सब लोग इक्वल होने चाहिए पॉलिटिकली, सबके पास एक ही वोट होगा और उस वोट की वैल्यू भी सेम होगी। ऐसा नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जिनके जो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होगी या उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होगा, सब लोग बराबर होंगे, इक्वलिटी होगा, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। इसीलिए मैंने आपको कहा था डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये सब एक ही बात करते हैं। क्या? लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर नहीं दोगे, अदरवाइज क्या होगा, पावर को मिसयूज कर लेंगे, डिक्टेटरशिप आ सकती है। ओके, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। तो चीजें समझ में आ रही हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाती हैं। ओके, तो हम लोग एनसीईआरटी भी यहां पे ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात आता है कि ये जो डेमोक्रेटिक वर्ड जो यूज हुआ है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवेनिटी। मीन्स सुप्रीम पावर किसके पास है, इंसानों के पास है, ठीक है, लोगों के पास है। पोसेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, ठीक है। अब देखो डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भाई देखो बेसिकली अल्टीमेट पावर किसके पास है, लोगों के पास है। अब मान लो कि कोई सोसाइटी है जहाँ पे केवल 10 लोग हैं या मान लो 100 लोग हैं,
तो ये खुद डिसीजन ले सकते हैं, रूल बना सकते हैं, अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। बट मान लो सोसाइटी में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सब लोग पार्टिसिपेट करें इन डिसीजन मेकिंग। तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो 130 करोड़ पॉपुलेशन है ये अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर देगी, और वो रिप्रेजेंटेटिव इन 130 करोड़ लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। हम लोग एमएलए एमपी इलेक्ट करते हैं ना, तो ये कौन है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को रन करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को वहां पे रखेंगे पार्लियामेंट में। ओके, तो दिस इज क्या है, ये बेसिकली जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तब आप खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल होंगे दे विल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, और इसके 4 डिवाइसेज हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। अभी समझेंगे क्या होते हैं। एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये क्या होती है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स थे इनको समझ लेते हैं। देखो रेफरेंडम क्या होता है, इट्स अ प्रोसीजर वेयर बाय अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, मीन्स जो आपकी लेजिस्लेचर है, मान लो वो कोई लॉ बनाना चाहती है, तो लॉ बनाने से पहले वो जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है उसको रेफर किया जाएगा टू द इलेक्टोरेट, लोगों के सामने, कि भाई आप वोटिंग करो कि ये लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो दैट इज रेफरेंडम। दूसरा था इनिशिएटिव। तो भाई यहाँ पे क्या होगा ना कि जो पीपल है वो खुद ही बिल को प्रपोज कर सकते हैं लेजिस्लेचर को कि भाई इस पे लॉ बनाइए। भाई अन्ना आंदोलन हुआ था, जन लोकपाल बिल, वो क्या था, इनिशिएटिव का एग्जाम्पल था। दिस इज इनिशिएटिव। थर्ड आता है रिकॉल। देखो रिकॉल का मतलब क्या है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव, एमपी और एमएलए, और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। ये एक रिफॉर्म भी सजेस्ट किया जाता है। जैसे मान लो आपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुना है, 5 साल के लिए चुना है, बट आपको लगता है कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, या करप्ट है, या वो अपनी जो ड्यूटीज है उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, तो उसका टर्म पूरा होने से पहले भी आप उसको हटा सकते हो, दैट इज रिकॉल। और ये सेम चीज होती है किसी ऑफिसर के लिए भी। अगला जो इनिशिएटिव वो क्या है, प्लेबिसाइट। अब ये क्या होता है, देखो इसमें बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑफ पीपल ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो कोई इश्यू है मान लो पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उस पर आपको लोगों की ओपिनियन लेनी है, तो वो क्या होगा, प्लेबिसाइट। मान लो कि कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है, तो क्या करोगे, आप लोगों के पास जाओगे, उनकी ओपिनियन लोगे कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज प्लेबिसाइट। तो दीज आर द 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो जो हमने बात की थी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, तो आज की डेट में ये 2 तरह की होती है, ठीक है। एक तो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, अब देखो ये जो वर्ड यूज किया है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक, इसका काफी ब्रॉडर मीनिंग आपको समझना होगा, और ये ब्रॉडर मीनिंग ही यूज किया गया इन प्रीएम्बल। देखो ये केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करता है, ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात भी करता है। तीनों ही होना चाहिए। भाई देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल फील्ड में सब लोगों का स्टेटस बराबर है, तो सब लोगों को वोट देने का अधिकार तो मिल गया। भले ही आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप बैकवर्ड हो, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सबके वोट की वैल्यू एक ही है। बट व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी, सोसाइटी में भी तो सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक फील्ड में भी तो सब लोग इक्वल होने चाहिए। तो ब्रॉडर मीनिंग यहां पे लिया हुआ है। एंड डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और सही बात भी है,
और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो एक स्पीच है डॉक्टर अंबेडकर की, द ग्रामर ऑफ एनार्की। इसको आप पढ़िएगा, इसमें काफ़ी कुछ आपको मेंस के लिए कंटेंट मिलेगा। बट अभी हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस है फिल्म्स को लेके, ठीक है। तो भाई डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? इट्स अ वे ऑफ लाइफ दैट रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उनका ये कहना है कि ये जो तीन टर्म है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये बेसिकली एक यूनियन फॉर्म करते हैं, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ट्रिनिटी में? तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब मुझे ये बताओ कि एक सोसाइटी है जहां पे दो केसेस हैं। एक केस तो ये है कि लिबर्टी है बट इक्वलिटी नहीं है। एक तो ये केस है। क्या केस है? लिबर्टी है बट इक्वलिटी नहीं है। मान लो कि 10 लोग हैं, ठीक है, सब लोगों के पास लिबर्टी है, जो चाहे करो, बट एक छोटा है स्टेटस में, एक बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है मान लो, ठीक है, एक बहुत ही छोटा है। इस केस में क्या होगा? हम कह सकते हैं कि इस केस में डोमिनेशन हो जाएगा कुछ लोगों का बाकी लोगों पे, है ना। तो अगर लिबर्टी है बट इक्वलिटी नहीं है तो इस केस में क्या होगा? सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू हो जाएगी, अगर लिबर्टी है बट इक्वलिटी नहीं है तो। और जो दूसरा केस बनता है कि लिबर्टी नहीं है बट इक्वलिटी है, ऐसे देख लो, सब लोग बराबर हैं, बट लिबर्टी नहीं है। तो ये बंदा पेंटर बनना चाहता है, ठीक है, दूसरा बंदा राइटर बनना चाहता है, तीसरा बंदा एक्टर बनना चाहता है, चौथा बंदा मान लो कि लॉयर बनना चाहता है, ठीक है, बट आपके पास लिबर्टी नहीं है, आप नहीं बन सकते हो, तो आप अपना टैलेंट रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो इट विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड डेमोक्रेटिक। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो कीवर्ड आता है वो आता है रिपब्लिक। देखो, डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरह की हो सकती है। एक तो मोनार्की, जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? यूके में। एंड दूसरा रिपब्लिक। इसका मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडेटरी नहीं होगा, जैसा कि इंग्लैंड में देखने को मिलता है, वहां पे क्वीन किंग होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। बट रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ऑलवेज इलेक्टेड होंगे। अब ये इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे तो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, फॉर ए फिक्स पीरियड, उसके बाद नया आ जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। मीन्स जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमेशा इलेक्टेड रहेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका एक और मीनिंग है कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। और देखो, मैंने आपको कहा था शुरू में कि जो हमने फीचर्स बोरो किए हैं तो हमने दिमाग लगाया है, जो फॉल्ट है उनको रिमूव किया है, और जो इंडियन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मॉडिफाई किया है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। इसका यह भी मतलब है कि कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी, कोई किंग क्वीन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। हैंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज दे आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप थाने में चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल पब्लिक ऑफिसेज दे आर ओपन टू एवरी सिटीजन। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो कीवर्ड है वो क्या है? जस्टिस। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, जस्टिस एंड इक्वलिटी दे आर इनसेपरेबल। मीन्स विदाउट इक्वलिटी आप सोसाइटी में जस्टिस को जो है अचीव नहीं कर सकते हो। ओके, अब बात ये आती है कि व्हाट इज जस्टिस।
जस्टिस का मतलब ये होता है कि हाउ यू आर ट्रीटिंग पीपल, आप लोगों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। हमने देखा है सोसाइटी में इनजस्टिस कब होता है, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक इक्वलिटी नहीं होगी, मीन्स सब लोग बराबर हैं यार, क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि वहां पे इनजस्टिस हो रहा है। तो इन इक्वलिटी है तो इनजस्टिस हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जस्टिस एंड इक्वलिटी दे आर इनसेपरेबल। ओके, जब तक सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं होगी आप जस्टिस को अचीव नहीं कर सकते हो। एंड व्हाट इज जस्टिस? बेसिकली हाउ यू आर ट्रीटिंग अदर्स, आप किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हो। अब देखो, जस्टिस प्रोमिसेस टू गिव पीपल व्हाट दे आर इंटाइटल्ड, उनका इंटाइटलमेंट जो है आप उनको दे दो, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन, डिग्निटी वगैरह उनको दे दो। दिस इज जस्टिस, जो उनका ड्यू है वो उनको मिलना चाहिए। ओके, अब जस्टिस भी देखो सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, तो इनका मीनिंग क्या होता है भाई? वही बात है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है। तो सोशल जस्टिस क्या हो जाएगा कि इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। एंड व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस? बेसिकली जितने भी सिटीजन है सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे। ओके, इक्वल एक्सेस रहेगा टू ऑल द पॉलिटिकल ऑफिसेस। दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का प्रियम्बल में, ये हमने कहां से लिया है? फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। कहां से लिया है? फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा व्हाट इज जस्टिस। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है लिबर्टी। देखो, लिबर्टी से क्वेश्चन आए हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो एनसीईआरटी है क्लास 11th वाली, इसको पढ़िएगा। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। देखो, व्हाट इज लिबर्टी जब हम बात करते हैं तो देखो, लिबर्टी का सिंपल सा मतलब है फ्रीडम या आज़ादी। मीन्स आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जो आपकी इच्छा हो आप वो करिए। दिस इज लिबर्टी। तो देखिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज लिबर्टी। बट फ्रेंड्स, इसको कहते हैं निगेटिव लिबर्टी। एक पॉजिटिव लिबर्टी भी होती है, वो क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, इसको समझो। देखो, एक है निगेटिव लिबर्टी, एक है पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी क्या बोलती है? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। मीन्स आप गवर्नमेंट को रोक रहे हो कि आप किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, हमारी जो इच्छा है हम वो करेंगे। तो बेसिकली एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई बंदा है जिसके पास डिग्री है, वो चाहता है कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो भाई आप करिए, आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं होगा। बट देखो, आप खुद जानते हो कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है या ये जो लिबर्टी है, ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो रेस्ट्रिक्शन है वो तो लगा ही सकती है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई कोई बात नहीं, ये जो क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपका एज फैक्टर क्या है, बस वो देखेगी। अगर आप उसको कॉम्प्लाई करते हो तो डेफिनेटली जो भी आपको करना है आप करिए, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। दिस इज निगेटिव लिबर्टी, यहां पे आप गवर्नमेंट को रोक रहे हो। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी? ये लिबर्टी कहती है कि रिमूव द हिंड्रेंसेस। तो यहां पे आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि ये जो बंदिशें हैं मेरे ऊपर, जो हिंड्रेंसेस है, आप उनको हटाइए। तो यहां पे आप गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहे हो। देखो किस तरह से। मान लो, अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, यूपीएससी में पार्टिसिपेट करना है, बट उसके लिए आपको डिग्री चाहिए और डिग्री के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बट द थिंग इज, आप पुअर हो, पॉवर्टी है मान लो,
तो ये पॉवर्टी सबसे बड़ा हिंड्रेंस है आपके सामने, और इस पॉवर्टी की वजह से आप अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर रहे हो। तो ये जो पॉवर्टी है ये एक तरह से लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट या रेस्ट्रिक्ट कर रही है आपको। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट को कह रहे हो कि मेरी जो पॉवर्टी है इसको दूर करो या मुझे डिग्री दिलाओ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो कुछ एम्प्लॉयमेंट वगैरह देगी, या आपको स्कॉलरशिप दे देगी, या कुछ राइट टू एजुकेशन कुछ आपके लिए ले आएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉजिटिव रोल है। मीन्स जो हिंड्रेंसेज हैं जिससे आप अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो हिंड्रेंसेस गवर्नमेंट दूर करेगी। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, व्हाट इज निगेटिव व्हाट इज पॉजिटिव। ओके, तो क्वेश्चन ये आया था प्रीलिम्स में कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉजिटिव लिबर्टी है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, यही क्वेश्चन था। अब देखो जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। एंड ये जो आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिए, फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, लिबर्टी वाला आ गया। आगे बढ़े, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है इक्वलिटी वाला। आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सोसाइटी में किसी के भी पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगे, भले ही आप अदानी हो, आप अंबानी हो, या कोई गरीब आदमी, ठीक है, सबको सेम ट्रीट किया जाएगा। एंड सबके पास एडिकेट अपॉर्चुनिटी होगी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सबको जो है एडिकेट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ओके, हर कोई अदानी अंबानी बन सकता है। ओके, सबके पास एडिकेट अपॉर्चुनिटी होगी, दिस इज द मीनिंग। ओके, दिस इज इक्वलिटी। एंड ये सिविक इक्वलिटी भी होती है, एंड ये कहाँ पे देखने को मिलती है, आर्टिकल 14 है, 15 है, 16, 17, 18, ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। देन पॉलिटिकल इक्वलिटी भी है, मीन्स पॉलिटिकल फील्ड में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 325 है, 326 है, इसकी आप बात कर सकते हो, है ना। देन इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये कहाँ मिलेगा, डीपीएसपी आर्टिकल 39, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, फॉर मैन एंड वुमेन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वेज गैप आपको मिलता है ना, तो सेम काम के लिए भी जो फीमेल है उनको कम पैसा मिलता है, ये बहुत बड़ा इशू है। ओके, सो दिस इज इक्वलिटी, ठीक है। अगला क्या है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ओके, और इसमें दो कीवर्ड और हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, तो इसमें इतना कुछ समझने वाला है नहीं। दिस इज फ्रेटर्निटी, मीन्स भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। अब देखो ये कीवर्ड्स तो हो गए, अब ये बचा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। तो भाई ये सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इट कंटेन्स द ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ द असेंबली। तो किसकी बात हो रही है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल। तो भाई प्रीएम्बल की बात हो रही है। इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रीएम्बल की टू ओपन द माइंड ऑफ फ्रेमर्स, है ना। तो सर अलादी कृष्ण स्वामी कह रहे थे कि प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। हमने जो सपना देखा था वो यही है ना। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये याद रखो, होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, प्रीएम्बल। ओके, देन आखिरी है पंडित ठाकुरदास भार्गवा। इन्होंने ये कहा था कि इट इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ प्रॉपर यार्ड स्टिक। आप मेजर कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ क्या है, बिकॉज ऑफ नेचर ऑब्जेक्टिव। ओके, तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट इज प्रीएम्बल, एंड आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें समझने का, एंड काफ़ी कुछ बताया भी है मैंने, एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको कवर किया है। मेंस का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग होता है। अब देखो, आप मुझे बताना इन कमेंट सेक्शन
कि आपका फीडबैक क्या है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर किया करो। लाइक एक तो आप लोग करते नहीं हो, लाइक डेफिनेटली आपको करना चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा करें आपके लिए। तो लाइक आपको करना चाहिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एंड फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनको बताइए, उनके आंसर क्या है इन द कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई करूंगा सबका। ओके, मैं सबका रिप्लाई करने वाला हूं। तो चलिए एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।